हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन माय चैनल द ब्रिज। मैं सुरेश पटेल आपके अपने चैनल द ब्रिज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो सेशन है वो टॉपिक बेस हो रहा है, जिसके बारे में बेसिक चीज़ें हम कल की क्लास में जान लिए थे कि हमारे सेशन में हम किन किन टॉपिक को कवर करने वाले हैं और किस तरीके से हमारी पढ़ाई की स्ट्रेटेजी होगी। ठीक है दोस्तों, जो आज का वीडियो रहेगा, आज के वीडियो से हम हमारा फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। आज के इस लेक्चर से हम जीरो लेवल से लेकर स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और हाई लेवल तक पढ़कर हम हमारा सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस क्लास में हम एटम के बारे में पढ़ेंगे और एटम के बारे में सारी छोटी छोटी चीज़ों को जानेंगे, जितने कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन और जितने के हमारे लिए यूज़फुल कंटेंट रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो एटम तब परमाणु क्या होता है? परमाणु किसी भी पदार्थ का एक छोटा सा छोटा कण या किसी भी पदार्थ के छोटी से छोटी इकाई को हम परमाणु कहते हैं। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीन चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होता है और प्रोटॉन जो होता है वो धनावेश होता है और न्यूट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो आज हम सारी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए ये एक एटम है। क्या है? एटम है, परमाणु है। ठीक है, तो सबसे बाहरी कक्षा को, एटम के सबसे बाहरी कक्षा को हम क्या कहते हैं? आउटर ऑर्बिट या बाहरी कक्षा। ठीक है, और जो एटम का सबका सेंट्रल कक्षा होता है, जो सेंट्रल पॉइंट होता है, उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर अर्थात परमाणु के सेंट्रल पॉइंट के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, और परमाणु के जो आउटर कक्षा होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो हम इसके बारे में लिख लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये नेगेटिव होता है। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन के लिए। और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, वो होता है पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज। ठीक है, चार्ज जीरो होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के ऊपर बराबर चार्ज होता है, इसीलिए ऐसे जब दोनों के ऊपर सेम चार्ज होता है तो जो परमाणु जो है, जो एटम जो है वो न्यूट्रली मान लेते हैं हम, उसके वो आवेश रहित होता है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। अब इनके मास की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, मास अर्थात द्रव्यमान जो होता है वह होता है 9.11
इंटू 10⁻⁻13 31 किलोग्राम। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का वेट कितना होता है, उसका इसका द्रव्यमान जो होता है वो होता है 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। और प्रोटॉन का जो वेट होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये जो है प्रोटॉन का वेट होता है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। और जो न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन का वेट होता है लगभग प्रोटॉन के बराबर। तो इसका जो वेट होता है, न्यूट्रॉन का वेट होता है 1.67 पॉइंट में कुछ 3 ऐसा कुछ होता है इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है। तो यहीं से एक क्वेश्चन बन जाता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से सबसे भारी कण कौन सा होता है। तो सबसे भारी इन तीनों में से होता है न्यूट्रॉन, और सबसे हल्का जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक मिनट। ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए हम एल्यूमिनियम को एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये एटम जो है एल्यूमिनियम का बना है। तो एल्यूमिनियम में एटॉमिक संख्या जो होती है, एल्यूमिनियम में एटॉमिक संख्या जो होती है वो होती है एल्यूमिनियम में 13 एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम जानेंगे कि जो परमाणु में है इसके अंदर जो हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं उसके लिए एक फॉर्मूला होता है 2 इंटू n स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं हम किसी भी परमाणु में वो किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करते हैं, तो उसके लिए होता है 2 इंटू n स्क्वायर। ठीक है, तो इसके अंदर हम इस फॉर्मूले के अनुसार फिल करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्बिट्स यानी कि पहली कक्षा में 2 इंटू फर्स्ट कक्षा है तो 1 स्क्वायर का स्क्वायर, तो स्क्वायर क्या होगा 2 इंटू 1 मतलब 2 इंटू 1 इक्वल 2। तो फर्स्ट कक्षा में हम 2 इलेक्ट्रॉन को, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए एक ये इलेक्ट्रॉन हो गया, एक ये इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक, समझना इस चीज को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब हमको सेकंड ऑर्बिट में सेकंड कक्षा में करना है। क्लियर नहीं दिख रहा होगा। 2 इंटू कौन सी कक्षा में करना है, सेकेंड ऑर्बिट्स में, तो 2 का स्क्वायर, तो 2 का 2 इंटू का इंटू 2 का स्क्वायर 4, इट्स मीन्स 2 इंटू 4 मीन्स 8। तो जो सेकेंड ऑर्बिट्स है, सेकेंड कक्षा है, इसमें हम मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं वो 8 रख सकते हैं। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। ठीक है, तो 2 भर दिए फर्स्ट कक्षा में, सेकेंड में 8, कितने हो गए? 10। ठीक है, अब जो थर्ड ऑर्बिट्स रहेगी, थर्ड कक्षा रहेगी, उसमें भी इस फॉर्मूले के अनुसार ही करेंगे। ठीक है, थर्ड कक्षा में इलेक्ट्रॉन वोल्टेज 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 3 9
9 इंटू सॉरी 2 इंटू 9 मीन्स 18, मतलब जो तीसरे नंबर की कक्षा है उसमें हम मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन ही रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। मतलब पहली कक्षा है उसमें अधिकतम हम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते। और जो सेकेंड नंबर की कक्षा है इस परमाणु की, उसमें हम अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं वो 8 रख सकते हैं। और जो थर्ड नंबर की परमाणु की कक्षा है उसमें हम अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। लेकिन हमारे पास अभी शेष कितने बचे हैं? तो पहले में 2 भर दिए 13 में से, ठीक है, पहले में 2 भर दिए 13 में से, सेकेंड वाले में 8 भर दिए, ठीक है। तो अब बचा कितना? 2 8 10 हो गए, 10 भर दिए, बचे 3, तो 3 बचे, तो इसमें हम 3 भर। ये तो एक ये हो गया, मान लीजिए एक ये हो गया और एक ये, ठीक है। तो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन का जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता आते हैं, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो या फिर हम कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वो एल्यूमिनियम में 3 होते हैं, 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये क्वेश्चन भी बनता है कि एल्यूमिनियम के परमाणु जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें जो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अर्थात जो कि दूसरे बाहरी इलेक्ट्रॉनों से संयोजकता बना सकते हैं, तो वो कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बचे तो हम यहाँ पे मैक्सिमम 18 तक भर सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे किसी और मेटल्स को यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम की जगह पे, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, जो कक्षा में हम इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे वो इसी मेथड से भरेंगे, पर उनके सभी मेटल्स के जो एटॉमिक्स नंबर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो उसके अनुसार हम प्रोसेस यही भरने रहेगी, पर उसके अनुसार हम कक्षा बढ़ाया घटा सकते हैं। परंतु जो सभी कक्षा है उसमें इसी फॉर्मूले के अनुसार हम जो है इलेक्ट्रॉनों को फिल करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो आय का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देखिए आप, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देखिए। अब जो ये एटम है, ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, ये जो न्यूक्लियर से जो सेंट्रल पॉइंट है उसे हम न्यूक्लियर कहते हैं। न्यूक्लियर के जितने दूर रहेगा, ठीक है, जितने दूर रहेगा उतना ही कम इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर अट्रैक्ट कर पाएगा, ठीक है, उतना ही कम अट्रैक्ट करेगा। इट मीन्स जितना न्यूक्लियस के पास में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको फ्री करवाने के लिए उतनी ही अधिक एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, और जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर रहेगा उसको फ्री करवाने के लिए उतनी ही कम एनर्जी हमको देनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो अब आपने पढ़ा होगा कि भैया जो इलेक्ट्रॉन ऋणावेश और धनावेश किसी भी बॉडी के बारे में हम पढ़ते हैं कि भैया नेगेटिव चार्ज है उस पर या पॉजिटिव चार्ज है, वो किस प्रकार आते हैं उसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो एक मिनट देखिए, इतना सारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए ये एक्चुअल जितना, जैसे एल्यूमिनियम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं। मतलब एल्यूमिनियम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 8 और 3, इट मीन्स 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 13 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इसके अंदर प्रोटॉन भी 13 ही होंगे। मतलब किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं, ठीक है, क्लियर। अब मान लीजिए ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का बना हुआ है, इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 13 है, और नंबर्स ऑफ प्रोटॉन जो है वो भी 13 है, ठीक। ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो मान लीजिए ये एटम की एक बॉडी है और ये एक
दूसरी बॉडी है। ठीक है, तो इसके अंदर भी मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो यदि यहाँ से इस एल्यूमिनियम के बॉडी में से यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन चले गया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन चले गया, ठीक है, तो यह जो बॉडी है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इट मीन्स हम कहते हैं ना जो दाता, इट मीन्स जो यहाँ से दे रहा है, मतलब जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल के गया, तो ये बॉडी जो होगी वो दाता हो जाएगी। ठीक है, और जिसने रिसीव किया वो ग्राही हो जाएगी। अर्थात जिस बॉडी ने एक इलेक्ट्रॉन दिया वो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज, और जिसने इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया, जिसने लिया, वो नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो हम कहते हैं, जिसके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि किसी एक मेटल बॉडी है, उसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी बॉडी को दे दिया गया है, तो बताइए इस बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, तो ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो रिसीव करी है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज किया रहेगा। ठीक है, और इसके ऑपोजिट मान लीजिए इस बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन हमारे इस बॉडी में आ जाती है। ठीक है, तो यह बॉडी, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन आया वह पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, और जिसने रिसीव किया है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ठीक है, ये दो बॉडी है। ठीक है, इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन गया और दूसरी बॉडी में चले गया। ठीक है, तो इसमें कितने हैं, 13 इलेक्ट्रॉन और 13 प्रोटॉन है। 13 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन उधर चले गया, तो प्रोटॉन तो 13 ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन जो हो गए उसके 12। ठीक है, और प्रोटॉन 13। ठीक, तो इसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज अधिक रह गया। ठीक है, आई मीन 13 में से मान लीजिए हम 12 घटाएंगे तो पॉजिटिव का एक बच गया, इट मीन्स ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा। इसमें इसके ऊपर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम चार्ज एक्स्ट्रा है इसके ऊपर। ठीक है, एक्स्ट्रा है, वो भी पॉजिटिव चार्ज। ठीक, और यदि मान लीजिए कि इस बॉडी में से, ये वाली बॉडी में से इलेक्ट्रॉन हमारी एल्यूमिनियम वाली बॉडी में आ गया, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस बॉडी में हमारे पहले से 13 इलेक्ट्रॉन और 13 प्रोटॉन थे। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, 14, और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो रहेंगे 13। ठीक है, तो 14 में से 13 घटाएंगे तो नेगेटिव का 1, इस मीन्स एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहेगा, इसलिए हमारी जो बॉडी है वो ऋणावेशित हो जाएगी, और जिसने दिया वो धनावेशित हो जाएगी। इसका मतलब जो हमारी बॉडी है उसके ऊपर अब की बार माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम चार्ज जो है एक्स्ट्रा है, वो भी निगेटिव है, इसलिए जो हमारी बॉडी है वो दूसरे किसी बॉडी से एक एटम लेने पर क्या निगेटिव हो गई, यानी कि एक ऋणावेशित हो जाएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि दो मित्र है, ठीक है, ए और बी। ठीक है, तो भैया ए से बी ने एक रुपया उधार लिया, तो ए जो है
वो तो धनावेशित रहेगा, प्लस पॉइंट रहेगा ना, क्योंकि उसको बी रिटर्न लौट आएगा। और जिसने ए से लिया बी तो वो तो ऋणावेश हो गया ना, वो ए का ऋणी हो गया। आई मीन ए से उधार लिया तो उसने ए का ऋणी हो गया, तो उसको हम ऋणावेशित कहेंगे। और जो ए है वो पॉजिटिव रहेगा, धनावेशित रहेगा, और जिसने उससे 1 रुपया लिया है वो ऋणावेशित रहेगा। ठीक है, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं हम। ठीक है, जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि भैया किसी भी परमाणु का सबसे, इन तीनों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में से सबसे हल्का कौन होता है, तो उसमें होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक, सेकंड क्वेश्चन होता है सबसे ज्यादा भार किसका होता है, तो वो होता है न्यूट्रॉन का। ठीक है, न्यूट्रॉन का। और जो इसका भार जो होता है परमाणु का, वह न्यूक्लियर के भार के बराबर मान लिया जाता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का भार होता है वो होता है 9.11 इंटू 10⁻⁻13 kg, जो कि नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है, बहुत कम वेट है, इसलिए उसको हम इग्नोर कर देते हैं। और जो इसका परमाणु का भार होता है वो न्यूक्लियस के बराबर होता है। न्यूक्लियस मीन्स ये सेंट्रल पॉइंट जिसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन एक ये भी बन जाता है कि भाई न्यूक्लियर के अंदर कौन कौन से 2 कण पाए जाते हैं, तो उसके अंदर जो है न्यूक्लियस के अंदर 2 कण पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। और दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा कि भैया मान लीजिए एक कोई न्यूक्लियस है, उसके सेकेंड ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए एक ये है, और थर्ड ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन्स है। तो बताइए कौन से इलेक्ट्रॉन को फ्री करवाने के लिए हमें अधिक एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। तो मैंने आपको बताया कि भाई जो जितना भी न्यूक्लियस से दूर रहेगा उसके ऊपर न्यूक्लियस का असर कम रहेगा, इसलिए इसके ऊपर थोड़ी एनर्जी प्रोवाइड करने पर ये फ्री हो जाएगा। और इसको फ्री, जो जितना न्यूक्लियस के पास में रहेगा इलेक्ट्रॉन, वह उतना ही मजबूती से न्यूक्लियस के साथ बंधा रहेगा, इसलिए इसको न्यूक्लियस से फ्री करवाने के लिए हमें अधिक एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी। ठीक है, अब ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन जब तक किसी परमाणु से जुड़ा हुआ है या उसके संयोजी कक्षा में है, उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए ये कोई एक कंडक्टर है। ठीक है, ये कोई एक कंडक्टर है और ये इन दोनों के बीच में है, ये एनर्जी गैप है। ठीक है, तो यदि मैं इस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी प्रोवाइड करवा दूं कि ये यहां से उठकर इस मेटल के अंदर जंप कर जाए, ठीक है, और जब यह इलेक्ट्रॉन इससे जुड़ा रहेगा, आई मीन परमाणु से जुड़ा रहेगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। और यही इलेक्ट्रॉन जब फ्री होके किसी कंडक्टर में चले जाएगा या फिर वैलेंस बैंड में चला जाएगा, तो आई मीन जो कंडक्शन, जो वैलेंस बैंड से उठकर कंडक्शन बैंड में चल जाएगा, कंडक्शन बैंड में चले जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। अर्थात
जब वैलेंस बैंड से उठकर कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाता है तो उस इलेक्ट्रॉन के कारण करंट फ्लो होने लगता है। अर्थात किसी भी कंडक्टर में हमें करंट फ्लो करवाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स से उठकर कंडक्शन बैंड में ले जाना बहुत ही अनिवार्य है। इट मीन्स इतना एनर्जी उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा कि वो वैलेंस बैंड से उठकर कंडक्शन बैंड में चले जाए, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं उस कंडक्टर में से या अर्थात उस तार में से करंट प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाता है। और जितने ज़्यादा वैलेंस बैंड में से इलेक्ट्रॉन फ्री होकर कंडक्शन बैंड में पहुंचेंगे उतना ही अधिक इस तार में से करंट का फ्लो होगा। दिख नहीं रहा है। ठीक है, उतना ही अधिक करंट का फ्लो होगा। ठीक है, और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, परमाणु से? एक मिनट, जस्ट पानी पी लेता हूं, एक मिनट। हाँ, एक चीज और बची है। ठीक है, वो क्या बची है? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में रिलेशन क्या होता है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन क्या होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद कर लीजिए कि रिलेशन जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में होता है वह ये होता है। ठीक है, उसके बाद में एक चीज और बची है। ठीक है, जैसे आप जानते हो कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। ठीक है, और ये एक इलेक्ट्रॉन का हो गया है। ठीक है, और एक कूलम बराबर कितना चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज हो गया। तो अब एक कूलम के ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन चार्ज होगा? ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे? 1 कूलम के लिए 1 अपॉन इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो जितना कूलम चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। उसके बाद में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको फाइंड आउट करने पर क्या आएगा? 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जब हमें एग्जाम में पूछा जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना कूलम चार्ज होता है तो हम लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और जब पूछेगा कि एक कूलम के ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो हम उसमें लिखेंगे 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ठीक है दोस्तों, इतना सफिशियंट है हमारे एग्जाम के लिए। इतना न्यूक्लियस में से जितने हम पॉइंट बनाए हैं उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें किसी प्रकार का आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो।
ठीक है दोस्तों, इसलिए वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें ताकि इन वीडियो का लाभ वो लोग भी ले सके। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।